हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो अपना यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, उसके क्रम में आज हम लोग 2019 का क्वेश्चन नंबर 101 देखने वाले हैं। ठीक है, तो 101 से लेकर के जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। और अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बगल में जो घंटी या बन के आती है बेल आइकन, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करके रखिए ताकि जैसी ही वीडियोस अपलोड हो आपको फटाक से नोटिफिकेशन मिले। हालांकि इस मतलब कि ये जो क्लास है इसका टाइम एकदम फिक्स है। ये शाम को 6 बजे आपको प्रीमियर में क्लास मिलती है, तो आप तो शाम को 6 बजे जुड़ करके इसके साथ हमेशा ही इसको देख सकते हैं। हमने अपने इसी चैनल पे घटना चक्र हिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो डेली जो है 11 बजे वो भी आपको मिल जाता है। तो इन दोनों क्लासेस के साथ जुड़ करके आप अपना जो मतलब एग्ज़ाम में तैयारी है उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज के क्वेश्चन की। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। कह रहे हैं कि जो बिब्लियोमेट्री है ये क्या है। हमारे पास ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य, दूसरा कह रहे हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विस। वहीं अगर हम तीसरे ऑप्शन की बात करें तो उसमें आपसे कह रहे हैं कि सूचना प्रबंधन उपकरण, और चौथा है हमारा पुस्तकालय सेवा। ठीक है, तो यदि हम इसके सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, यानी कि सूचना प्रबंधन उपकरण। ठीक है, तो देखिए जो बिब्लियोमेट्री है ये सूचना प्रबंधन उपकरण है। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में बिब्लियोमेट्री के तरीकों का सर्वाधिक जो उपयोग है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि गहरी कार्बन वेधशाला यानी डीसीओ के संबंध में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से सही स्टेटमेंट चयन करना है। ठीक है, पहला क्या है कि ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। दूसरे में कह रहे हैं कि यह गहरी माइक्रोवियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। ठीक है, हमारे पास कूट वही दिए हुए हैं कि पहला सही है, दूसरे में कह रहे हैं केवल 2 सही है, तीसरे में कह रहे हैं दोनों सही है, चौथे में कह रहे हैं कि एक भी सही नहीं है। तो आप देखिए कि बोथ आर करेक्ट हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उसके पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि गहरी कार्बन वेधशाला जो हो डीसीओ कहलाता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, ये पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका से बाहर निकलने के लिए क्या है, एक वैश्विक शोध कार्यक्रम है। ये भौतिकविद जो हैं उनके लिए जीव विज्ञानी, भूवैज्ञानिक सहित वैज्ञानिकों का एक समुदाय है जो कि गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अध्ययन को संपादित करेंगे। ठीक है, चलें। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चंस पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं इकोसिस्टम के संबंध में क्या सही है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। अच्छा, ऐसा दूसरा, प्राथमिक मतलब उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या में अधिक हैं। अच्छा, फिर कह रहे हैं उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता जो है वो अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली हैं। अब देखिए, पहले में कह रहे हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। अरे भैया, न्यूनतम नहीं, पूरी तरह से आश्रित हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो पेड़ पौधों पर ही तो पूरी तरह से आश्रित हैं, वो तो और कुछ खाते भी नहीं है, घास फूस ही तो खाते हैं। तो पहला वाला तो सरासर रॉन्ग है। दूसरे में कह रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों की संख्या से अधिक है। अगर उपभोक्ता अधिक हो जाएंगे तो उत्पादक तो बचेंगे ही नहीं, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, पेड़ पौधे केवल जानवर ही रह जाएंगे, और फिर जानवर रह के भी क्या करेंगे, 4 दिन में भूखों मरने लगेंगे। तो ये भी अपने आप में बेकार सा स्टेटमेंट है। तीसरा सही है कि जो उत्पादक हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक हैं, तभी दोनों लोगों में बैलेंस बना हुआ है, दोनों लोग अपना अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और चौथा भी रॉन्ग ही है। चलिए आगे देखिए। ये तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, द्वितीयक कौन है, तृतीयक कौन है, क्योंकि ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, कह रहे हैं कि इकोसिस्टम में पोषण स्तर की गहनता आधार से शीर्ष की ओर प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटती जाती है। ठीक है, इसलिए इसकी संरचना पिरामिड के समान होती है। पौधे पोषण के प्राथमिक स्तर पर होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि जो पौधे हैं ना वो क्या हैं, पौधे जो है वो उत्पादक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फिर उनके बाद प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनमें आप देखिए ऐसे जीव जंतु
जो पेड़ पौधों को खा करके अपना जीवन यापन करते हैं उन्हें हम कह देते हैं कि वो प्राथमिक उपभोक्ता हैं, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी वगैरह। ठीक है, आगे देखिए, अतएव ये प्रथम पोषण स्तर कहलाते हैं। शाकाहारी जीव इन्हीं पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीयक पोषण स्तर कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्राथमिक पोषण स्तर है वो कौन है, तो वही जो उत्पादक है। द्वितीयक पोषण स्तर में कौन शामिल होते हैं, तो वही जो प्राथमिक उपभोक्ता है। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नहीं कन्फ्यूजन होता रहता है। अगले में कह रहे हैं कि सुपोषण के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हमसे सही पूछ रहे हैं। कह रहे हैं ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। दूसरा, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। और किसके बारे में, सुपोषण के बारे में पूछ रहे हैं। आपके पास वही कूट वगैरह है, इसका उत्तर देख लीजिए कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके पहले व्याख्या देख लीजिए कि सुपोषण के संदर्भ में दोनों के दोनों कथन सही हैं। ये जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना होती है और यह जल में घुलित जो ऑक्सीजन है उसको कम करता है। ठीक है, अपशिष्ट जल के बहाव के साथ एवं जलीय तंत्र में पोषक तत्वों का प्रवेश होता है, तब अत्यधिक पोषकों की उपलब्धता से जलीय वनस्पतियों की मात्रा में क्या होती है, तीव्र वृद्धि होती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, सुपोषण कहते हैं। पोषक तत्वों के अपघटन के लिए सूक्ष्म जीवों को अत्यधिक ऑक्सीजन की जो आवश्यकता है वो होती है, इससे जल तंत्र के जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है। नैसर्गिक तो होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल का मतलब है कि नेचर के द्वारा जो चीज़ें हों वो, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और ये देखिए एंथ्रोपोजेनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मानव जनित गतिविधियां हैं जिनकी वजह से मतलब कि पॉल्यूशन वगैरह हो रहा है, पर्यावरण में चेंजेस आ रहे हैं, वो कैसी गतिविधियां हैं, तो वो एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। ठीक है, तो मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण को क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहा जाता है। मनुष्यों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन कहा जाता है। पर्यावरण के अजैविक घटक, जैविक और अजैविक घटक जानते हैं कि नहीं, जैविक घटक में जिनमें मतलब कि जीवन होता है, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे अजैविक घटक में क्या जाएंगे, वायु, जल और मृदा। ठीक है, इनके भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों में होने वाला ये अवांछनीय परिवर्तन जिनसे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाता है पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग बताना है आपको। ठीक है, पहला क्या है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे ना, आप देखेंगे कि जो डाइवर्सिटी है उसमें कमी होती जाएगी। ध्रुवों पे थोड़ी ना आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी। एकदम देखिए, बहुत ज़्यादा अगर मतलब एक्सट्रीम ठंडा मौसम है तब भी वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यानी कि डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। एक्सट्रीम हॉट है तब भी वहाँ पे समस्याएं होंगी। जैसे देखिए जो मरुस्थल है वहाँ पे विविधता कहाँ मिलेगी। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, उस जगह पे आपको डाइवर्सिटी मिलती है। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, एक सेकेंड, अरे हाँ भाई, हमसे सत्य नहीं तो पूछ भी रहे थे, तो बस पहला वाला ही गलत हो जाएगा और उत्तर भी इसका यही हो जाएगा। ठीक, यही उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछ रहे थे। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते समय जो जैविक विविधता है उसमें वृद्धि नहीं होगी, उसमें ह्रास होगा, यानी कि कमी होगी। ठीक है, अगला जो है कि उष्ण कटिबंध शीतोष्ण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक जातियों को आश्रय देते हैं। तो हाँ भाई, जो उष्ण कटिबंध है ना, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिल जाएगी शीतोष्ण कटिबंध के अपेक्षा। देखिए, विशालतम जैव विविधता अमेजनी वर्षा वनों में पाई जाती है। सही बात है, इसे तो पृथ्वी के फेफड़ों के नाम से भी जाना जाता है, अमेजन वर्षा वनों को। और जाति विविधता शीतोष्ण क्षेत्रों से ध्रुवों की ओर घटती जाती है। एकदम सही स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो भूमध्य रेखा है वो कहाँ है। पहले वाली वीडियोस में भी हमने बता के रखा है कि पृथ्वी पर खींची गई हैं कुछ काल्पनिक रेखाएं, जैसे भूमध्य रेखा जो कि हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि 2 गोलार्धों में डिवाइड करती है। ये जो है भूमध्य रेखा ही है। ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फेयर है, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फेयर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आप ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे एकदम लास्ट में आपको ये ध्रुव पर ले जा करके छोड़ेगा। ठीक, तो जहाँ जैसे आप भूमध्य रेखा के आसपास हैं तो यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पर आपको डाइवर्सिटी बहुत कम मिलेगी। चलिए
तो यहाँ पे देखिए कि मतलब कि जो विकल्प ए है अर्थात भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो जैविक विविधता है उसमें वृद्धि होती है, ये रॉन्ग हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेश जो हैं वहाँ पे भारी वर्षा और हाई जो टेम्परेचर है, यही कारण यहाँ पे सघन ऊंचे व विश्व के सर्वाधिक डाइवर्स जो संपदा है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। बहुत ये क्वेश्चन फेमस है, आई थिंक आप सबको पता होगा। ये हो जाएंगे लाइकेंस। ठीक है, तो जो लाइकेंस हैं वो किसके मतलब कि संकेतक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के। जहाँ पे वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेंस जो है वो नहीं उगते हैं। ठीक है, तो देखिए जो लाइकेंस हैं ये वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का एग्जाम्पल हैं। लाइकेंस एक प्रकार के मिश्रजीव होते हैं जो कवक व शैवाल, ध्यान से देख लीजिए लाइकेंस किससे बनते हैं, तो कवक व शैवाल के सहचर्य से बनते हैं। ये वृक्ष की पत्तियों, छत्र, भूतल, चट्टान और शिलाओं पर उग जाते हैं। ये प्रदूषण के पैरामीटर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेज़ी से कम होती है, ये इस बात का सूचक है कि वहाँ पे जैव विविधता को सबसे ज़्यादा खतरा है। यहाँ लाइकेन अच्छे से फैलते हैं, वहाँ का जो वातावरण है आप समझिए कि प्रदूषित नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि जैव जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उन्हें देख लीजिए। जैसे चलिए इसको पहले देख लेते हैं। तो जैव वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब का है, मेरे ख्याल से ये 1972 का होना चाहिए। अभी देखते हैं। जैविक विविधता अधिनियम कब का है, तो ये तो 2002 का होना चाहिए। प्रोजेक्ट टाइगर तो ये तो 1973 का ही है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 का है। पहले वाले में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है पर मेरे ख्याल से ठीक ही होगा। फिलहाल के लिए देख लेते हैं, अगर इस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस हिसाब से पहले आ जाएगा, तो पहले पे यह आएगा और दूसरे पे तीसरा वाला आएगा। दूसरे पे तीसरा वाला कहीं पे है, पहला पहले पे, तो पहला पहले पे ये भी निपट गया और ये भी निपट गया। बी वाला उत्तर हो जाएगा। देखिए ना, पहला वाला पहले पे आ रहा है, दूसरा में तीसरा वाला दूसरे पे आ रहा है, फिर उसके बाद कौन आएगा 1992 की घटना नहीं चौथा, फिर आ जाएगा जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक है, तो एकदम ठीक है। चलिए और आगे देखेंगे। सही था, मैंने सही बताया था, मुझे बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब का है, 1972 का है। प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था, 1973 में। वहीं प्रोजेक्ट हाथी आया था 1992 में, और जैव विविधता जो अधिनियम है वो आया था 2002 में। 2023 वाले में पूछा गया था जो जल संरक्षण से संबंधित पॉइंट है वो, और वो आया था 1974 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। असर्सन रीजन का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये तो अपने आप में कह रहा है कि हाँ हम ठीक ही होंगे, ऐसा क्या है। फिर देखिए कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करें। बहुत सही बात है, दोनों के दोनों कथन सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आप देखिए पर्यावरण तथा विकास पर विश्व आयोग 1986 के अंतर्गत जो ब्रेटलैंड कमीशन आया था ना, उसके द्वारा रिपोर्ट जो जारी की गई थी 1987 में, उसके अनुसार आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करने हेतु ही जो विकास होता है इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन ना पूछा जाए ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं किस आयोग की रिपोर्ट से आया, ये भी पूछते हैं क्या इसका मतलब थीम था, ये भी पूछते हैं, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे गोल रखे गए हैं उसको भी मिलान करने के लिए खूब पूछा हुआ है। आगे की वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य बना था। तो ये तो उस टाइम पे जब बना था तो खूब मतलब फेमस हुआ था। तो ये कौन था, ये अपना सिक्किम था। ठीक है, और कौन सा यूनियन टेरिटरी है, तो वो हो जाएगा चंडीगढ़ मेरे ख्याल से। ठीक है, चंडीगढ़ जो है वो यूटी था, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो ये हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो देखिए सिक्किम के
किसान सिंथेटिक उर्वरकों पर पहले भी पूरी तरह से निर्भर नहीं थे, यानी कि जो किसान हैं वहाँ के वो पहले भी जो रासायनिक खाद वगैरह हैं उस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं थे, लेकिन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तो करते ही थे, मतलब थोड़ा बहुत ही करते थे लेकिन करते थे। लेकिन अभी वर्तमान में ये सिद्ध हो चुका है कि सिक्किम एक ऐसा स्टेट बना है जो भारत का 100% जैविक राज्य बन गया है। इसकी औपचारिक घोषणा प्रधानमंत्री जी के द्वारा 18 जनवरी 2016 को सिक्किम की राजधानी गंगटोक एग्री समिट के दौरान की गई थी। ठीक है, इस उपलब्धि हेतु सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम पवन चामलिंग, इनको संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन जिसे FAO कहा जाता है, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इसकी तरफ से गोल्ड अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको रॉन्ग बताना है, तो चलिए देख लेंगे। कह रहे हैं कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। तो बस यही वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो जल संरक्षण से नहीं है। तो आप देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का जो उद्देश्य है वो स्थिरीकरण और ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता के पुनर्निर्माण से जलवायु प्रणाली पर मानव जीवन के हानिकारक प्रभाव को रोकना है। ठीक है, ना कि जल संरक्षण से संबंधित है, बाकी तो सब ठीक ही हैं। आगे देखिए क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय से संबंधित है। 1997 में जापान की जो राजधानी है, जापान की राजधानी क्या है बताइएगा आप मुझे कमेंट करके, तो जापान के क्योटो में अंगीकृत किया गया था। ये प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है। ठीक है, तो बताइएगा जापान की राजधानी क्या है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या है, असर्सन रीजन से संबंधित है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की सर्वाधिक जो प्रजातियां हैं वो मिलेंगी। हाँ, तो जब यहाँ पे विविधता पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कि मिलेंगी ही, पहला तो ठीक है। कह रहे हैं तितलियाँ कम तापमान में नहीं रह सकती, क्या ऐसी बात है, और आपको इसका सही उत्तर का चयन करना है, और बस वही है असर्सन रीजन। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो ये वाला ही हो जाएगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यानी कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जो तितलियां हैं ना वो बहुत कम टेम्परेचर में नहीं रह पाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो उष्णकटिबंधीय देशों में आप देखिए तितलियों की जो प्रजातियां हैं वो ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है अगर कम होगा तो अपने आप को जीवित नहीं रख पाएंगी। वास्तव में तितलियां कैसी होती हैं, कोल्ड ब्लडेड होती हैं। ठीक है, अनियत तापी होती हैं, इसलिए इनके अनुकूल उष्ण जलवायु वाला क्षेत्र होता है। तितलियों की सर्वाधिक संख्या आपको कहाँ मिलेगी, तो उष्णकटिबंधों में मिलेगी। आगे देखिए कह रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो क्या होता है, तो ये जो है ना मात्रा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बढ़ती है, नहीं बढ़ती नहीं है, घटती। अब आप सोच रहे हैं कैसे घटती है, तो देखिए सपोज दैट आपने वो लिंडमान का 10% वाला नियम पढ़ा है कि नहीं, तो लिंडमान का जो 10% का नियम है उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जिसके द्वारा सपोज दैट किसी एक सेकंड मैं बताती हूँ अच्छे से। ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पादक। ठीक है, उत्पादक, इन उत्पादकों को सूर्य से जो रोशनी मिलती है वो कितनी मिलती है, केवल 1% मिलती है, और उसी को ये अपना 100% मान करके उसमें क्या बनाते हैं, अपना भोजन वोजन बना के मतलब कि तैयार हो जाते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं उनके द्वारा जब इसको खाया गया तो उस एक का उन्हें केवल 10% मिलेगा। ठीक है, तो पहले सूर्य से जो उनको प्रकाश मिला वो 1% था, उसको इन्होंने खाया तो इनको मतलब कि कितना मिला, इनको जो एनर्जी मिली केवल 10%। ठीक है, अब उस पेड़ पौधे को जब प्राथमिक उपभोक्ता के द्वारा खाया गया तो उसका इनको कितना मिला, 10%, तो उसकी जो मतलब कि संख्या है वो और कम हो गई। फिर जब जो प्राथमिक उपभोक्ता जिसको उसने खाया, जब उसको द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा खाया जाएगा तो आप देखेंगे कि और ही कम मात्रा में एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे प्राथमिक को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता खाएगा, आप देखेंगे कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण है ना वो कम होता जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की जो मात्रा है वो घटती है। ये लिंडमान का 10% जो ऊर्जा का नियम है उससे ही रिलेटेड है। और इस बार जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था 27 जुलाई को, उसमें यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 10% का नियम है वो दिया किसने था, तो लिंडमान उसका उत्तर था। ठीक है, चलिए
आगे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है। ऑप्शन देखिए रेड शैवाल, ब्राउन शैवाल, ग्रीन एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये हो जाएगा नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तो नील हरित शैवाल एक जीवाणु फाइलम होता है जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करता है। ये जैविक खाद नत्रजनधारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है। ये नत्रजन जानते हैं किसको कहते हैं? नाइट्रोजन को। अगले में आपसे कह रहे हैं कि धुआं यानी स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है स्मॉग, ये आपको बताना है। ऑक्सीजन और ओजोन तो बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, ऑक्सीजन, ओजोन और नाइट्रोजन भी नहीं होगा। देखिए नाइट्रोजन तथा मतलब कि सल्फर के ऑक्साइड हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन डी वाला। ठीक, तो स्मॉग के निर्माण में नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइडों का योगदान होता है। स्मॉग शब्द वस्तुतः किससे बना है? तो स्मॉग प्लस फॉग से मिलकर के बना है। जब वायुमंडल में प्रदूषकों का आधिक्य होता है, यानी वायुमंडल में जब प्रदूषण जो है ज़्यादा हो जाता है, तब जा कर के आप देखेंगे कि जो स्मॉग के रूप में ये आपको देखने को मिलता है। स्मॉग जो है प्रायः नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड, ओजोन इत्यादि से मिलकर के बनता है। तभी अभी जो है विगत वर्षों में विश्व सहित भारत के महानगर विशेषतः दिल्ली ये स्मॉग रूपी वायु प्रदूषण से प्रभावित रहे। ठंडियों में देखिए दिल्ली की हालत, और जब धूम्र कोहरा होता है तो फिर जाहिर सी बात है सांस संबंधी जो समस्याएं हैं वो तो होंगी। चलिए आगे देखिए, ये ग्लोबल 500 जो अवार्ड है ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। एक बार अपने मोदी जी को भी मिल चुका है। तो कह रहे हैं कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 अवार्ड जो है दिया जाता है? जीन संरक्षण बिल्कुल नहीं, जनसंख्या नियंत्रण ये सब नहीं, ये हो जाएगा एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। तो जो वैश्विक 500 यानी ग्लोबल 500 अवार्ड है ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका जो हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है, इसका कब स्थापना हुआ था ये बताइएगा। इसके द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा मानवीय उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और ये अवार्ड जो है यूएनईपी द्वारा 1987 से प्रारंभ किया गया था। इसकी स्थापना देख सकते हैं आपको 1972 में हुई थी, लेकिन आप खुद कमेंट करिएगा, और मैंने बता ही दिया नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? बस वेस्टर्न घाट हो जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, तो भारत को जैव विविधता समृद्ध तथा पारंपरिक ज्ञान से परिपूर्ण मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है। भारत में टोटल 4 जैव विविधता से परिपूर्ण हॉट स्पॉट मिल जाएंगे। कौन कौन से? एक तो जो हमारा पूर्वी हिमालयन क्षेत्र है वो, दूसरा वेस्टर्न घाट, तीसरा है इंडो वर्मा रीजन, और चौथा है सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार में आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें से जो वेस्टर्न घाट है इसको भारत का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र जो है वह स्वीकार किया जाता है। पर्यावरणविद जो नाम क्या था उनका, नॉर्मन मायर्स, इन्होंने क्या दिया था? हॉट स्पॉट शब्द दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके द्वारा जैव विविधता का जो शब्द है दिया गया, किसके द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया गया, किसके द्वारा पारिस्थितिकी शब्द दिया गया। तो ध्यान से देख लीजिए कि जो नॉर्मन मायर्स हैं इनके द्वारा हॉट स्पॉट जो शब्द है वो दिया गया था। ठीक, चलिए अगले में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य भारत में 2030 के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? तो ये देख लिए ना एसडीजी, मैंने आपको बताया था ना कि एसडीजी कौन सा, एसडीजी में क्या दिया गया है, ये हमसे मैच करने के लिए बहुत पूछते हैं। हालांकि इसमें तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या कौन सा संबंधित, मतलब कि पानी से कौन संबंधित है। और चलिए देखिए क्या कह रहे हैं, SDG 6, 7, 8 या फिर 9, और इसका उत्तर हो जाएगा SDG 6। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो SDG 6 है वो सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है। एक दिन हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे, तो उसमें आपको ना सारा का सारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उससे रिलेटेड हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। जितने टाइप के क्वेश्चन उससे बन चुके हैं, बन सकते हैं या बनने की संभावना है, सब देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और देखिए स्वच्छ जल तथा सैनिटेशन की आवश्यकता पर बल देता है। और सतत विकास में आपको टोटल 17 लक्ष्य दिए गए हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। SDG 6 जो है ये विश्व के सभी लोगों के लिए मुहैया कराने की पुरजोर वकालत करता है। किसको? पानी को। ठीक है, चलिए आगे कह रहे हैं कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए, क्लब ऑफ रोम, यूनेस्को, ब्रटलैंड आयोग या फिर एजेंडा 21। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लब ऑफ रोम, ऑप्शन ए वाला। ठीक है,
तो जो क्लब ऑफ रोम है इसकी स्थापना देखिए 1968 में 10 देशों के द्वारा रोम के एकेडमिया डी लिंसी की एक बैठक में हुई थी। ठीक है, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का जो प्रतिपादन है वो 1972 की रिपोर्ट में क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया। क्लब ऑफ रोम क्या है? तो एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है जो कि वैज्ञानिक विश्लेषण, बहस, संचार, नेटवर्किंग इत्यादि के माध्यमों की सहायता से अहम वैश्विक मुद्दों पर जो अपना काम वगैरह है वो करती है। क्लब ऑफ रोम की रिपोर्ट्स जो है निर्णय नियंताओं और जनता की मदद करती है तथा प्रमुख वैश्विक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझती है। आगे देखिए, ये देखिए बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये जो उपनाम टाइप के होते हैं शब्द, मतलब कि देशों के जो उपनाम होते हैं ना, उनसे क्वेश्चंस खूब बनते हैं। जैसे कह रहे हैं कि बड़े शिकारों की भूमि किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल सवाना रीजन है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, उसे कहा जाता है बड़े शिकारों की भूमि। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका व्याख्या कि सवाना बायोम में आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो बस पहले तो यही जाने रहिए कि जो सवाना बायोम है इसकी जलवायु कैसी है? तो आर्द्र शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु है। यह पार्कलैंड भूमि है जहाँ घास भूमियों में यत्र तत्र मतलब जानते हैं, यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में वृक्ष भी पाए जाते हैं। 5 मीटर लंबी और सघन हाथी घास जो है वो सवाना प्रदेश की प्रमुख घास है। तो समझ रहे हैं कि एक नाम है हाथी घास, घास का एक नाम है, घास है, 5 मीटर लंबी होती है। ठीक है, सवाना प्रदेश की ये प्रमुख घास मानी जाती है। अफ्रीका, भारत, ब्राज़ील, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया इसके मुख्य क्षेत्र हैं। ठीक है, वेनेजुएला में इस बायोम को क्या कहते हैं? लानोस कहा जाता है। ठीक है, तो जो वेनेजुएला है वहाँ पे इसको क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं। सवाना बायोम में पेड़ पौधों और जंतुओं में सूखे को सहन करने की जो क्षमता है वो मिल जाएगी। इस प्रदेश के वृक्षों में अधिक विविधता नहीं होती है। ठीक है, और इस बायोम में आपको हाथी, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरण, जिब्रा, सिंह, चीता, तेंदुआ, गीदड़, घड़ियाल, एमूस, शुतुरमुर्ग आदि जो जीव जंतु हैं वो मिलेंगे। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बड़े बड़े शिकारों की भूमि यानी अफ्रीकन सफारी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और ये उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से क्वेश्चन बन रहा है। कह रहे हैं कि नीचे दिए गए कथनों में एक कथन और दूसरा कारण है, आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, तो ये उस टाइम के हिसाब से आपको इसका उत्तर दिया गया है, लेकिन अभी भी आप देखिए इससे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। तो ये बात एकदम ठीक है। कह रहे हैं महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन आप देखिए कि इसका जो व्याख्या है वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आप देखिए हमारे यहाँ यद्यपि जो गन्ना है ना वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है, लेकिन हम लोगों की साइड जो गन्ना होता है वो उतना मतलब अच्छी क्वालिटी का गन्ना नहीं होता, उसमें उतना ज़्यादा रस वगैरह नहीं होता है। तो इस वजह से चीनी के उत्पादन में आप देखिए कि महाराष्ट्र वहाँ पर मिलें वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये पुराना आंकड़ा है, इसको मत देखिए। अब मैं सोच रही हूँ करंट अफेयर वाला जो है चलिए कुछ कर लेते हैं आज ही, और कुछ कल वाली वीडियो में कर लेंगे, वरना वीडियो काफ़ी बड़ी भी बन सकती है। चलिए देखते हैं, क्योंकि अभी हम लोग 122 नंबर के क्वेश्चन पे पहुँचे हैं और 150 तक पहुँचना है, तो वीडियो लेंदी तो हो ही जाएगी। तो हम लोग इसमें ना ये भी कर लेंगे कि क्या कुछ नए आंकड़े हैं। ठीक, चलिए। तो इसमें आपसे कह रहे हैं कि 2019 में जो अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड था वो दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, यानी कि इसके पहले भी किसी महिला को दिया गया था, लेकिन इस बार जो जिन्हें प्राप्त हुआ है वो सेकंड महिला है। आपको बताना है इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, मतलब कि वो पहली महिला कौन थी। तो पहली महिला जो मतलब अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड मिल चुका है जिनको, उनका नाम क्या था? तो ये हो जाएंगी एलिनार ओस्ट्रॉम। और ये क्वेश्चन हमेशा के लिए सदाबहार टाइप का है क्योंकि स्टैटिक जी के बन चुका है। अब हम ना जो इस बार नोबेल का जो है मतलब नोबेल प्राइज़ का वितरण हुआ है उसके बारे में देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, चलिए। तो चलिए देखिए हम लोग देखेंगे जो 2024 में नोबेल अवार्ड का वितरण हुआ है उसके बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 6 एरिया है जहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है, और उन 6 के 6 जो हैं वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए। इस बार आपको पता है आर ने भी पूछा था कि जो मेडिसिन वाला शायद पूछा था कि किस खोज के लिए मिला हुआ है। ठीक है, पहला जो अवार्ड हम लोग देखेंगे वो देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला है? तो ध्यान से देखिए, कैटलीन कारिको और ड्रू विसमैन को मिला है। ठीक है,
कौन से शोध के लिए मिला है, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था आरओ में। तो mRNA तकनीक पर शोध जिससे कोविड-19 जो वैक्सीन है वो डेवलप हुई थी। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से एक काम कर लीजिएगा कि ये लोग कहाँ से मतलब बिलोंग करते हैं ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे भौतिकी का जो नोबेल है वो किसको मिला है, यानी कि फिजिक्स में जो नोबेल अवार्ड है वो किसको दिया गया। तो ध्यान से देखिएगा कि फिजिक्स में जो मिला है वो फेरेंक क्राउस और पियरे अगोस्तिनी और एन ला हुइलियर को मिला है। ठीक है, तो 3 लोगों को मिला है। किसके लिए इन्होंने योगदान क्या दिया है, तो एटो सेकंड लेज़र पल्सेस का विकास। इससे क्या होता है, तो इससे इलेक्ट्रॉनों की अत्यंत सूक्ष्म गति को मापा जाता है। ठीक है, तो फिजिक्स का हमने देखा और कौन सा देखा, मेडिसिन वाला देखा। अब हम लोग अगला जो है वो देखेंगे और वो है रसायन विज्ञान में। ठीक है, तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का जो नोबेल है वो किसको मिला, तो इसके विजेता जो रहे हैं वो रहे हैं कैरोलिन बर्टोजी, मार्टिन मेल्डल और बैरी शार्प्लेस। ठीक है, और इन्होंने क्या योगदान दिया है, तो क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोजोनल केमिस्ट्री में अणुओं को आसानी से जोड़ने की तकनीक, दवा व जीव विज्ञान शोध में क्रांति, इनके द्वारा ये सब किया गया है। ठीक है, अगला जो है वो साहित्य का नोबेल है, और जो साहित्य का नोबेल है वो आप देखिए बहुत ज़्यादा साहित्य वाला और शांति वाला पूछा जाता है। अब इस बार जो है मेडिसिन वाला पूछा गया, वो अलग मैटर है, लेकिन ज़्यादातर पूछते यही हैं। ठीक है, अगले में हम लोग देखेंगे लिटरेचर वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यही पूछा गया है ज़्यादातर लिटरेचर, और मैंने बताया ना कि शांति, यही तो पूछते हैं इस बार जो पूछ लिए हैं। चलिए लिटरेचर में देखिए किसको मिला है, तो जॉन फासे। ठीक है, तो जॉन फासे जो है नॉर्वे के हैं, इनको मिला हुआ है लिटरेचर का नोबेल अवार्ड। ठीक, और क्या योगदान है इनका, तो गहन और सरल नाटक व गद्य लेखन जिसमें मानवीय संवेदनाओं को अनूठे तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अगला जो हमारा है वो देखिए पीस प्राइज़, और आपको पता होगा कि जो 2024 में 11 फरवरी 2024 को जो आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसल्ड हो गया था, उसमें यही पीस प्राइज़ ही पूछा गया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, मैंने जैसा कि अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा त्यौहार है, मुझे थोड़ा पता भी नहीं है, लेकिन बहुत शोर शराबा है, डीजे चारों तरफ लोग बजाए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ सकता है। लेकिन मेरी आवाज़ खुद ही अपने आप में तेज़ है, तो मेरे ख्याल से मेरी वाली ही ज़्यादा अच्छे से आपको सुनाई दे रही होगी। चलिए, तो पीस प्राइज़ किसको मिला है, तो नरगिस मोहम्मदी को मिला हुआ है, जो कि ईरान की कार्यकर्ता हैं। और इनका योगदान क्या रहा है, तो ईरान में महिलाओं के अधिकारों, मानवाधिकारों और मृत्युदंड के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया। और जो आपने देखा होगा पेपर, तो कथन और कारण में वो क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलिए अर्थशास्त्र का भी हम लोग तुरंत देख लेते हैं। इकोनॉमिक साइंसेज में किसको मिला हुआ है, तो क्लाडिया गोल्डिन को मिला हुआ है, जो कि अमेरिका से संबंधित है। तो महिलाओं के रोजगार, इतिहास और लैंगिक असमानता पर ऐतिहासिक शोध इनके द्वारा किया गया है। और बस 6 ही क्षेत्र में मिलता है, तो 6 के 6 क्षेत्र हमने देख लिया। इन 6 क्षेत्रों में जो नोबेल अवार्ड है उसका वितरण हुआ है 2024 वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कि IMF के नवनियुक्त प्रबंध निदेशक कौन है। तो आपको पता है उस टाइम पे ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा में रही थी, इसी वजह से इनका पूछा भी गया था। और ये IMF की जो है नवनियुक्त प्रबंध निदेशक थी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और ये मत सोचिएगा कि अभी कोई और चेंज हो गया, नहीं, आज भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ही हैं। ठीक है, इन्होंने अभी ना सेकेंड टाइम के लिए जो है शपथ वगैरह लिया है, दूसरा टाइम इनका चल रहा है 1 अक्टूबर 2024 से। ठीक है, अगर हम लोग थोड़ा IMF के बारे में देख लें तो इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि IMF अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट संस्था है। तो IMF की जो स्थापना है वो जाने रही है 1944 में हुई थी। क्या मतलब कि कैसे हुआ था, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन अमेरिका में जो हुआ था उससे हुआ था। और इसने अपना जो कामकाज है वो 27 दिसंबर 1945 से करना आरंभ किया था। ठीक है, स्थापना 1944 में हुई, काम करना इसने 1945 में स्टार्ट किया। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन DC में है, US के। अभी पता है इससे ना जो न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, जो कि अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, जो पूछी जा सकती है, वो क्या है, वो आप जाने रहिए कि एक भारतीय मूल की मतलब कि महिला हैं जिनका नाम क्या है, सबीना भाटिया। क्या नाम है, सबीना भाटिया। ये भारतीय मूल की महिला हैं सबीना भाटिया जी। और ये IMF में किस पद पे नियुक्त हुई हैं, तो इनको ज़रूर जाने रहिएगा। डायरेक्टर ऑफ कॉरपोरेट सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट की भूमिका के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ध्यान से इनको देख लीजिएगा, सबीना भाटिया जी। चूँकि ये भारत देश से संबंधित है, अर्थात भारतीय मूल से संबंधित है, इस वजह से हमसे पूछा जा सकता है।
और ध्यान रखिएगा कि अभी वर्तमान में IMF में 190 मेंबर्स हैं और भारत अपना जो है ना वो संस्थापक सदस्यों में शामिल रहा था। और ये जो सबीना भाटिया जी हैं ये 1 सितंबर 2025 को अपना पद जो है वो ग्रहण की हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये जानते हैं कितना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था ये क्रिस्टलिना क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, इनको इतना ज़्यादा क्यों पूछा जा रहा था? क्योंकि ये IMF की नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। ठीक है, और कहाँ से संबंधित थी ये भी कई एग्जाम्स ने पूछा हुआ था, तो ध्यान रखिएगा बुल्गारिया से थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के लिए क्या प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम था? तो ये था भैया ध्रुव। ठीक है, तो ये उस टाइम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था, इस वजह से पूछा गया था। और इसके तहत प्रायोगिक तौर पर राज्यों के 60% जो छात्र हैं उनको विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण दिए जाने की बात थी। ठीक है, आगे देखिए ये कुछ मतलब कि सम्मान से संबंधित है और उस टाइम पे ये मिला था, तो आप इसको देख सकते हैं। थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग। अब पता है ग्रेटा थनबर्ग तो हमेशा ही पूछी जाती रहती हैं। ये एक सामाजिक नहीं पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, तो इनका तो इसी से हो जाएगा। तो ये दरअसल पुराना है, हमारे काम का नहीं है, तो इसको हम लोग बहुत देखते नहीं हैं। आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो वैसे ही पढ़ने पड़ते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो प्रारंभ किया गया था ग्रामीण स्वच्छता रणनीति, किस अवधि से ये संबंधित था? तो ये आपको बताना है। तो अभी भी ये तो पूछा ही जा सकता है, ध्यान रखिएगा 2019 से 29 तक के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी 2029 खत्म नहीं हुआ है। ठीक, तो 27 सितंबर 2019 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने 10 वर्षीय ग्रामीण रणनीति जो स्वच्छता है उसका स्टार्टिंग किया था। और इस मिशन का लक्ष्य क्या था? स्वच्छता व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक है, और ये सुनिश्चित करना कि कोई भी पीछे ना रहे, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तक पहुंच बढ़ सके। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया? तो ये 2030 तक के लिए रखा गया है। ध्यान रखिएगा, लक्ष्य वगैरह हमसे बहुत पूछते हैं। तो 2 से 3 सितंबर 2019 को मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र समझौते में शामिल देशों का 14th जो समिट है वो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, और इस सम्मेलन में भूक्षरण की भरपाई को 2030 तक प्राप्त करने के लिए जो SDG है ना उसको राष्ट्रीय लक्ष्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। चलिए आगे देखें। और ये भी उस टाइम का ही करंट अफेयर रहा है साइंस एंड टेक से कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया गया था? तो ये हो जाएगा GSLV MK3 M1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अब हमने टारगेट रख लिया है कि आपको डेली 2 क्लासेस मिलेंगी और दोनों ही क्लासेस जो है केवल 40 मिनट्स की होंगी। 40 मिनट्स में हम लोग जितने क्वेश्चन डिस्कस कर सकेंगे उतना करेंगे, बहुत लेंदी क्लासेस नहीं होंगी। तो देखिए ये 22 जुलाई 2019 को ये चीज़ें हुई थी, इसको आप देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो उस टाइम पे भारत का सबसे बड़ा जो चरखा है उसका अनावरण किया गया था। कह रहे हैं इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ और ये जो है उपयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से बनता है। तो हाँ, दोनों ही बातें सही थी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो ठीक हो जाएगा। तो अब चूँकि अपने उत्तर प्रदेश में हुआ था इस वजह से और ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट था। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला जो यूनियन टेरिटरी था वो कौन सा था? ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ द्वीप या पुदुचेरी। तो ये बस छोटू सा जो अपना द्वीप है वो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन सी। तो 100% सोलर से चलने वाला भारत का जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था वो दीव था। दीव का जो टोटल क्षेत्रफल है वो देख रहे हैं मात्र 42 वर्ग किलोमीटर है। ज़मीन की कमी के बावजूद यहाँ के लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा भूमि पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ सोलर पावर 13 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अगर हम लोग सोलर से संबंधित कुछ आंकड़ों की बात करें तो अभी वर्तमान में आप देखिए तो 30 अप्रैल 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो मुझे मिले हैं। और उस आंकड़े के हिसाब से आपको बताएं तो भारत में कुल इंस्टॉल्ड और सौर क्षमता लगभग कितनी है? तो 107.9 गीगावाट। ठीक है, AC। और 2024-25 में सौर उत्पादन जो है यानी कि सोलर जो उत्पादन है उसका बढ़ करके कितना हुआ है? तो 144.15 टेरावाट हो गया है, जो कि पिछले वर्ष 115.97 टेरावाट आवर से मतलब कि अधिक है। ठीक है, और हमारा अगर यूपी की हम बात करें तो यूपी जो है ना, यूपी में जो अयोध्या है, कौन सा, एक सेकेंड,
यूपी का अयोध्या, क्या अयोध्या, ठीक है। तो ये हमारी जो अयोध्या है वो पहली सोलर सिटी है, पहली सोलर सिटी है, ये अपने माइंड में याद रखिएगा कि अयोध्या जो है वो पहली सोलर सिटी है, ठीक है। तो बस हमने कहा था कि हम लोग 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं रखेंगे, तो 40 मिनट्स हो चुके हैं और हमने 130 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब 20 क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से और कुछ और भी मिसलेनियस के क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। और अगर आप लोग घटना चक्र में इंटरेस्टेड हैं, हिस्ट्री में, तो आप लोग उस क्लासेस के साथ ज़रूर जुड़ें। मतलब डेली आपको 11 बजे वो क्लासेस मिल जाती हैं प्रीमियर में। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद। और हाँ, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।